Namaskar, Sat Sri Akal, Adab and hello. Welcome to my another video that is related to introduction to GST. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि GST की डेफिनेशन क्या है, क्या मीनिंग है उसका, ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं एंड थर्ड वन इज उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो GST की बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे इन द सेंस कि 11th क्लास में जो अभी आए हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आपने जीएसटी के आने से कुछ भी चेंज देखा है? कुछ भी चेंज मतलब कुछ आपने किसी भी चीज में चेंज देखा हो यार कि पहले ना जीएसटी से पहले तो ये सब चीज थी, ऐसे ऐसे होता था और जीएसटी के आने के बाद मेरे साथ ये चेंज हुआ है। तो मैं अपनी बात करूं, जब भाई मेरे टाइम पे जीएसटी आया मैं तो 12th पास आउट हो गया था। तो बेसिकली मैंने जो बेसिक चेंज देखा, बेसिक चेंज में हम लोग क्या देखते हैं, कॉस्ट और अपना प्रॉफिट, ठीक है, उसका प्राइस क्या है। तो मैंने क्या बेसिक चेंज देखा, कल मैं एक सामान खरीदने गया था बिफोर जीएसटी, वो सामान कॉस्टिंग करा मुझे 100 रुपीज। आफ्टर जीएसटी मैंने वही सामान दोबारा परचेज किया, ठीक है, और वो सामान मुझे पड़ा 80 रुपीज में, ठीक है। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि सर हो सकता है कि उसका प्राइस कम हो गया हो। देखो ये प्राइस कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइस इसमें कांस्टेंट है। ये आफ्टर जीएसटी और बिफोर जीएसटी के टाइम पर क्या क्या उसमें चेंज आया वो सब। अब जो चीज मुझे 100 की पहले मिल रही थी बिफोर जीएसटी, आज आफ्टर जीएसटी मुझे वो 80 की मिल गया। एक तो मेरी कॉस्ट कम हुई, एक मेरा प्रॉफिट बढ़ा। अब वो कैसे कम हुआ, क्या क्या चीजें हुई उस मतलब जीएसटी के आने पे कैसे कैसे चेंज हो रहा है, वो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार इंट्रोडक्शन। तो जीएसटी बेसिकली क्या होता है। अब देखो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जीएसटी जो है उसकी एक फुल फॉर्म तो होगी ना। अब मैंने बहुत सौ में देखा है कि किसी को ना जीएसटी की फुल फॉर्म अच्छे से पता नहीं होती, होपफुली आपको बहुत अच्छे से पता होगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कुछ बच्चों की जिनको अच्छे से नहीं पता होती। जैसे कि कोई कहता है गुड एंड सर्विस टैक्स, कोई कहता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कोई कहता है गुड एंड सर्विसेज टैक्स। बेसिकली जो इसकी फुल फॉर्म है, करेक्ट फुल फॉर्म इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आप जैसे गुड्स बोल रहे हो, गुड्स तो मतलब गुड्स आप बहुत सारे गुड्स ले रहे हो, तो सर्विसेज भी तो बहुत सारी होती है ना, एक सर्विस थोड़ी होती है। कोई रेंट प्रोवाइड कर रहा है, कोई फाइनेंशियल मनी प्रोवाइड कर रहा है, कोई मतलब कि कोई बैंक जो है वो ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब फाइनेंशियली सर्विस मतलब सर्विसेज भी बहुत सारी होती हैं। तो ये अपना फुल फॉर्म जो है दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखो जीएसटी के आने से क्या हुआ है, जीएसटी के आने से हमारे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, बहुत सारे ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विसेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे जो हम भरते थे, हमें पता नहीं होते थे। हमें सिर्फ एक आधा टैक्स जो हमें मेन जो हमें शो होता था ना इन दी इनवॉइस, वो हमें क्या शो होता था, वैट, VAT वैट, हम लोग वैट भरते थे, वो हमें शो होता था कि यार वैट हमारा ना इतना % लग गया। लेकिन हमें ये नहीं पता होता था कि उसके साथ में और भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो हमारे उस गुड के प्राइसेस में ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो जीएसटी के आने से क्या हुआ कि वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं वो रिप्लेस हो गए, मतलब कि वो कंबाइंड हो गए एक जीएसटी के अंदर, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और उसके बदले एक फॉर्म आ गया जीएसटी, जो अब आप लोग पे करते हैं, ठीक है। ये कब अप्लाई हुआ, ये अप्लाई हुआ 1 जुलाई 2017 पे, ठीक है। मतलब इफेक्ट में जब आया तब था 1 जुलाई 2017, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स इट इज लिवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज पे लिवाई होता है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज पे ये लगता है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। 3 वर्ड है इसमें, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसे क्यों कहते हैं, ठीक है, ऑन एवरी वैल्यू एडिशन, ठीक है। वो हम देख लेते हैं एक बार कि क्या होता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि जितने भी सारे इनडायरेक्ट टैक्स है, सर्विसेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी ने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपने अंदर इंक्लूड कर लिया, दैट मीन कॉम्प्रिहेंसिव, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक टैक्स, दैट इज जीएसटी, ठीक है। मल्टी स्टेज कैसे, मल्टी स्टेज का मतलब होता है कि हर स्टेज पर लगता है
अब हर स्टेज कैसी कैसी होती है। पहला एक मैन्युफैक्चरर की स्टेज। अब मैन्युफैक्चरर की जो स्टेज है वो क्या होगी, वो सबसे पहले भाई मैन्युफैक्चर करने से पहले वो कोई ना कुछ तो खरीदेगा ना, बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो जब वो रॉ मटेरियल खरीदेगा तो यहाँ रॉ मटेरियल पे वो जीएसटी पे करेगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो अपने पास थोड़ी रखेगा, अब वो उसको फर्दर आगे सेल करेगा। अब जिसको सेल करेगा वो या तो होलसेलर होगा या कुछ भी, मतलब कि उसको रिटेलर कह लो, होलसेलर कह लो, ठीक है। तो अब जो होलसेलर है वो फर्दर मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे करेगा उसका, ठीक है। फिर उसके बाद होलसेलर जो है वो रिटेलर को देगा तो रिटेलर टैक्स पे करेगा होलसेलर को। फिर एंड कंजम्पशन जो आएगी दैट इज कंज्यूमर। फाइनली कंज्यूमर जो है वो टैक्स पे करेगा रिटेलर को। अब आप लोग ये कहोगे यार सर आपने तो ये बोला था कि ये तो मतलब सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस एक में आ गए, ठीक है, और आपने बोला कि एक चीज 100 की थी वो मुझे 80 की पड़ी, ऐसे कैसे आप हर जगह हर स्टेज पे टैक्स पे कर रहे हो, तो वो तो कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। अब वो समझाता हूँ कैसे। आपने एक रॉ मटेरियल को बाय किया, ठीक है, सपोज करो कि आपने वो रॉ मटेरियल 100 रुपीज का मैन्युफैक्चरर को सोल्ड किया और वो 100 रुपीज पे 10 रुपीज का टैक्स लग गया, वो मैन्युफैक्चरर ने आपको पे कर दिया। अब मैन्युफैक्चरर ने उस रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बना करके होलसेलर को सेल कर दिया, तो आपसे तो उसने 100 रुपए का रॉ मटेरियल लिया और होलसेलर को उसने 200 रुपीज का दिया। अब 200 पे उसने 20 रुपीज का टैक्स ले लिया, ठीक है। तो अब जो 20 रुपीज का टैक्स लिया उसमें इसने जो 100 रुपीज का यहाँ से बाय किया था उसके 10 रुपीज यहाँ पे ऑलरेडी एडिड होंगे, तो वो 10 रुपीज वो क्लेम कर लेगा और बाकी के जो 10 रुपीज है दैट इज अनदर टैक्स ऑन 100 रुपीज। ऐसे करके ये स्टेज चलता है। इसका एग्जाम्पल मैंने नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है, अभी वो हम इसी लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मल्टी स्टेज का मतलब यही समझ लो कि एन आइटम गोज थ्रू मल्टीपल चेंज ऑफ हैंड्स अलोंग इट्स सप्लाई चेन, ठीक है, मल्टीपल चेंज ऑफ हैंड्स अलोंग विद सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन चल रही है एरोज में, ठीक है, मल्टीपल चेंज ऑफ हैंड्स, इस हैंड से इस हैंड में, फिर इस हैंड से इस हैंड में, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है मतलब मल्टी स्टेज टैक्स की, हर स्टेज पर जो है वो टैक्स लगता है। फिर उसके बाद आ जाओ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब मैंने तो आपको बता ही दिया। वैल्यू एडिशन का मतलब इसमें वैल्यू ऐड होती जा रही है, ऐड ऑन दी वैल्यूज। जैसे कि 100 रुपए थे फिर या 200, फिर रिटेलर भी कुछ मार्जिन रखेगा, डेट इज फिर वो कुछ और अमाउंट बढ़ा देगा, वो 250 कर देगा, फिर एंड कंज्यूमर आ जाएगा। कंज्यूमर तो कंज्यूम करने के लिए खरीदता है, तो वैल्यू एडिशन हो रही है ना, वैल्यू ऐड हो रही है 100 से 200, 200 से 250, तो दिस इज वैल्यू एडिशन, ठीक है। और हर वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। 100 पे 10% लगा 10 रुपीज, फिर 200 कर दी होलसेलर ने वैल्यू, 200 पे 10% लगा 20, अब रिटेलर जो है वो 250 में से सोल्ड करेगा तो 250 में जो वैल्यू एडिशन होगी 10% दैट इज 25। तो वैल्यू ऐड हो रही है, पहले 10 आ गई, फिर 20, फिर 25, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन बेस। डेस्टिनेशन बेस का मतलब होता है कि जहां पर वो कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो डेस्टिनेशन बेस ये नहीं होता कि फॉर एग्जांपल एक होलसेलर बैठा है दिल्ली के अंदर और वो भेज रहा है गुड्स अपने महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, फॉर रीसेल। अब आप कहोगे कि सर रीसेल जो है, ठीक है, अब कंजम्पशन जो हुई, कंजम्पशन का मतलब यही होता है या तो वो क्या नाम है रीसेल के लिए कंजम्पशन के लिए मंगाता है रीसेल के लिए, ठीक है, या फिर वो कस्टमर भी मंगवा सकते हो, जैसे आप लोग मंगवा लेते हो कुछ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मंगाते हो, ठीक है, और वहां पे चेक करते हो ट्रैक ऑर्डर पे जाके यार ये तो वहां तमिलनाडु से आ रहा है, अब तमिलनाडु से आपके पास दिल्ली में आ रहा है एंड कंजम्पशन के लिए, आप लोग उसे यूज कर लोगे। तो तमिलनाडु से वो आ रहा है एक गुड और वो कहाँ पे आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है, दोनों अलग अलग स्टेट हो गए, ठीक है। तो जिस स्टेट के अंदर उसका कंजम्पशन होगा, जैसे कि दिल्ली के अंदर उसका कंजम्पशन होगा, तो दिल्ली के अंदर जो है वो टैक्स लेवाए होगा, ठीक है। तो दैट इज डेस्टिनेशन बेस, कि जहां जिस डेस्टिनेशन पे वो कंज्यूम होगा उस डेस्टिनेशन पर उसका टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक बार एडवांटेजेस इसके। डेफिनेशन तो यही थी, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब एडवांटेजेस देख लो। रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है डबल टैक्सेशन इफेक्ट, ठीक है। हम लोग वैट के टाइम पे क्या करते थे, हम लोग बहुत बार मल्टीपल बार टैक्स हम लोग पे करते थे।
होलसेलर ने रिटेलर से लिया, फिर रिटेलर ने भी आगे कंज्यूमर से ले लिया, ठीक है। तो जो होलसेलर ने रिटेलर से लिया ना, वो टैक्स जो है वो कंज्यूम नहीं होता था, तो इसलिए कंज्यूमर 2 बार टैक्स पे करता था, ठीक है। क्योंकि जो होलसेलर को रिटेलर ने टैक्स पे किया होगा वो रिटेलर कंज्यूमर से ले ही लेगा, इसको रिमूव किया था वो, ठीक है। सेकंड आता है टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन मतलब टैक्स की चोरी। इसमें टैक्स की चोरी जीएसटी के आने से कम हो गई है। वो क्यों? क्या होता है कि अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको नीचे की स्लाइड पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहीं से समझो आप पहले। एक आपने मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, होलसेलर ने एक गुड परचेज किया, ठीक है। अब उस गुड पर 100 रुपए आपका टैक्स लग गया, ठीक है। आप फर्दर उसको आगे सोल्ड कर रहे हो रिटेलर को। जो 100 रुपीज टैक्स लगा ना, वो आप इनपुट ले सकते हो, ठीक है। इनपुट ले सकते हो कैसे? गवर्नमेंट की साइट से, ठीक है। जो 100 रुपीज का टैक्स है और जो टैक्स आपको आफ्टर सेलिंग टू रिटेलर, जो टैक्स आपको भरने को आया है, जैसे कि आपने होलसेलर से कुछ सामान परचेज किया, 100 रुपीज का टैक्स उससे आपने रिसीव, मतलब 100 रुपीज का टैक्स आपने उसको दे दिया। अब उसके बाद आपने रिटेलर को फर्दर सोल्ड किया। फर्दर सोल्ड करने पे क्या हुआ कि आपने उससे 250 रुपए का टैक्स ले लिया। तो जो आपने 200 रुपीज का टैक्स पे किया था ना अपने मैन्युफैक्चरर को, ठीक है, वो 200 रुपीज का टैक्स जो है वो वहां पे यूटिलाइज हो जाएगा ऑन 250। तो आपको जो टैक्स भरने को आएगा दैट इज ओनली 50 रुपीज। तो इस वजह से यहाँ पे टैक्स की चोरियां कम हो गई हैं, क्योंकि अब जो लोगों के टैक्स हैं जो वो पे करते हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। जो उनको टैक्स वो रिसीव करते हैं, ठीक है। तो दिस इज टैक्स एवेजन, इससे कम हुआ है, यानी टैक्स की चोरी जीएसटी के आने से कम हो गई है। उसके बाद आता है थर्ड, हायर थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या होता है? देखो, जब वैट था ना, वैट के टाइम पे थ्रेशोल्ड लिमिट कम होती थी। अब थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है वो ये होती है कि आप बिना गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन किए बिना आप बिजनेस कर सकते हो, नहीं कर सकते, या कितने रुपीस तक का बिजनेस आप लोग बिना गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के कर सकते हो, ठीक है। बिना किसी नंबर के, जैसे पहले 10 वो आता था, मतलब पैन नंबर, या जो आपका ये होता था आपका टिन नंबर होता था। एक आइडेंटिटी होती है फर्म की जो हमें लेनी पड़ती है एक अमाउंट क्रॉस करने के बाद। तो जो जीएसटी में थ्रेशोल्ड लिमिट है वो बढ़ाई है। वैट के टाइम पे 5 लाख या 10 लाख थी, जीएसटी के टाइम पे थ्रेशोल्ड लिमिट इज 20 लाख, यानी 20 लाख रुपीस तक का काम आप लोग कर सकते हो बिना जीएसटी नंबर लिए हो, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। फिर उसके बाद आता है इंक्रीज एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या एफिशिएंसी बढ़ गई है। ई वे बिल का एक सिस्टम आया था जीएसटी के टाइम पर, ठीक है। उस ई वे बिल से क्या हुआ कि जो बॉर्डर्स पे हमारे जो एक्सपेंसेस होते थे, टैक्सेस हम पे करते थे, वो जीएसटी के टाइम पर अब हट गए हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारा गुड है, जो एंड प्रोडक्ट है, वो हमें चीप प्राइस में मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट हो गया। स्कीम्स फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर। कंपोजिशन टैक्स पेयर का मतलब क्या होता है ये समझ लो। स्कीम्स जो है वो हम इसकी फर्दर स्टडी करेंगे ऑन हायर लेवल, ठीक है। कंपोजिशन टैक्स पेयर का मतलब होता है जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस से कम होती है, उसके लिए अलग स्कीम्स हैं जीएसटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद सिंपल ऑनलाइन फैसिलिटीज। भाई फैसिलिटीज जो है वो बहुत सिंपल है, ऑनलाइन हम लोग इजीली रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस को हमने एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया। जिससे में वो, जब पहले मल्टीपल टैक्सेस होते थे तो मल्टीपल टैक्सेस में क्या होता था कि हम लोगों को, जैसे मान लो सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स का अलग वो बन रहा है फोल्डर, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स का अलग फोल्डर बन रहा है, एक्साइज ड्यूटी का अलग फोल्डर बन रहा है। लेकिन अब क्या होता है, एक फोल्डर बनता है एक टैक्स का, जीएसटी का फोल्डर, ठीक है। तो ये हमें बेनिफिट हो गया। अब उसके बाद कंपोनेंट्स होते हैं इसमें 3 कंपोनेंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब ये समझो कि क्या होता है। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल का मतलब क्या? केंद्र, हमारा मेन, उस एक स्टेट का मेन, उस पे जो टैक्स जा रहा है दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर आता है एसजीएसटी। एसजीएसटी मतलब इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट जो है दैट इज एक स्टेट को
रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि जो सेंट्रल में है वो केंद्र को जाएगा, जो मेन केंद्र, जैसे दिल्ली है लेकिन मेन केंद्र इज इंडिया, ठीक है। ऐसे ही जो सेंट्रल जो स्टेट है, स्टेट एक स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टेट का जो टैक्स है वो स्टेट को ही जाएगा। यानी दिल्ली में जो अगर कंजम्पशन हुआ है तो दिल्ली में जो टैक्स आपने लिवाई की है, जो आपने पे किया है, वो स्टेट यूज मतलब स्टेट के पास जाएगा, वो टैक्स सेंट्रल के पास नहीं जाएगा। आईजीएसटी में क्या होता है, आईजीएसटी में जो जाता है टैक्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। जो एसजीएसटी और सीजीएसटी है वो एक साथ लगते हैं, आईजीएसटी और एक साथ लगता है, ठीक है। जो एसजीएसटी और सीजीएसटी उसको हम एक कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल, यानी कि इंट्रा स्टेट विद इन अ स्टेट जो हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि दिल्ली में किसी ने परचेज किया कुछ और दिल्ली में कंज्यूम कर लिया, दैट इज इंट्रा स्टेट। आईजीएसटी होता है इंटर स्टेट, स्टेट टू स्टेट, यानी कि दिल्ली से कोई चीज परचेज करके वो हरियाणा में कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो हरियाणा में जो टैक्स होगा वो वहां पे हरियाणा में भरेगा और उसका जो सारा टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। अब देख लेते हैं एक बार इसका एक एग्जांपल। देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है, सेल विद इन द स्टेट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है, दोनों इक्वली लगते हैं, ठीक है। और स्टेट सेल टू अनदर स्टेट आईजीएसटी लगता है, वो पूरा का पूरा एक टैक्स जो है वो आईजीएसटी में चले जाता है। रेवेन्यू विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन सीजीएसटी एसजीएसटी एंड देयर will be one type of tax in case of interstate sale, that is IGST. The center will then share the IGST revenue based on destination of goods, ठीक है। उसके बाद देख लो एक illustration में, let us assume that a dealer in Gujarat has sold the good to dealer in Punjab worth rupees 50,000. The tax rate is 18%, ठीक है। अब गुजरात का डीलर पंजाब में सोल्ड कर रहा है, अलग अलग स्टेट हो गया तो आईजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट सेल हो गई, तो यानी कि 18% जो है पूरा आईजीएसटी में जाएगा। इन सच केस द डीलर हैज टू चार्ज आईजीएसटी ऑफ 9,000 रुपीज, यानी कि 18% 50,000 का इज 9,000 रुपीज। वो रेवेन्यू कहाँ चला गया, सेंट्रल को, मतलब कि आईजीएसटी पूरा 18% एक साथ लगता है, पूरा का पूरा जो टैक्स होता है वो सेंट्रल को चला जाता है। फिर आता है सेम डीलर सेल गुड्स टू कंज्यूमर इन गुजरात वर्थ रुपीज 50,000। अब गुजरात का ही सेलर था, गुजरात के ही कंज्यूमर को गुड्स सोल्ड किया 50,000 के। जीएसटी रेट था गुड्स का 12%। अब वो जो जीएसटी रेट है वो दो हिस्सों में बढ़ गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों में बढ़ जाएगा। तो जो आधा पैसा है वो स्टेट को जाएगा, आधा पैसा सेंट्रल को जाएगा। तो 12% था, आधा पैसा इज 6% सेंट्रल को, आधा पैसा इज 6% स्टेट को। तो डीलर ने कलेक्ट किया 6,000 रुपए उससे, 12% ऑफ 50,000 रुपीज इज 6,000 रुपीज। तो 3,000 रुपए चले गए सेंट्रल को, 3,000 रुपए चले गए स्टेट को। ये होते हैं इसके कंपोनेंट्स। जब विद इन अ स्टेट हम सोल्ड करते हैं कुछ भी तो सीजीएसटी एसजीएसटी कॉल्ड एज इंट्रा स्टेट सेल। जब हम इंटर स्टेट करते हैं मतलब कि अनदर स्टेट में हम सेल करते हैं तो आईजीएसटी फॉर इंटर स्टेट सेल। तो चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं जीएसटी हेल्प्स इन प्राइस रिडक्शन। अब मैंने जैसे कि आपको एक पॉइंट में बताया था कि मैंने क्या क्या चेंज महसूस किए थे, वो यही चेंज थे कि जीएसटी ने प्राइस रिडक्शन में हेल्प करी, जिससे कि मेरी सेविंग या मेरा प्रॉफिट जो भी कह लो वो बढ़ गया, ठीक है। वो कैसे कैसे एक बार हम देख लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हमें समझ में आएगा। और जो एक एडवांटेज है कास्केडिंग इफेक्ट की, वो इसने कैसे रिमूव करी वो भी आपको इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं एग्जांपल की तरफ। तो देखो बिफोर जीएसटी क्या होता था, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदा, उससे एक गुड बनाया, वो है 1,000 रुपए का कॉस्ट करता है उसको, उस पर 10% टैक्स रेट लगाया 100 रुपए, 1,000 रुपीज का 10% इज 100 रुपीज, इनवॉइस टोटल 1100 का उसको कॉस्टिंग पड़ गया। अब वो 1100 का मतलब मटेरियल वेयर हाउस या मतलब होलसेलर ने ले लिया, अपना 300 रुपीज का मार्जिन रखा और आगे फर्दर उसको सेल कर दिया 1,540 रुपीज में रिटेलर को। अब देखो 1,540 रुपीज में रिटेलर को सेल किया, 140 रुपीज का टैक्स उसने रिसीव कर लिया, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पे 100 रुपीज का टैक्स रिसीव कर लिया, होलसेलर ने 140 का टैक्स रिसीव कर लिया। अब आगे चलते हैं, रिटेलर ने फिर अपना फर्दर 500 रुपीज का मार्जिन रखा, 1,540 प्लस 500 2,040 रुपीज, 10% टैक्स रिसीव कर लिया कंज्यूमर से। टोटल कॉस्टिंग टू कंज्यूमर इज 2244। कंज्यूमर को कितने का पड़ा, 2244।
टैक्स हमने कितना रिसीव कर लिया, 100 प्लस 140 प्लस 204, ये 444 गवर्नमेंट को चले गए। कंज्यूमर ने इतना टैक्स पे कर दिया 1800, मतलब 1800 की आइटम पर जो है वो इतना टैक्स जो है वो पे कर दिया कंज्यूमर ने, ठीक है। तो अभी देखो, मतलब कि देखा जाए तो अगर हम लोग बात करें 10% की, तो 2040 रुपए की आइटम मान लो एक कॉस्टिंग पड़ी रिटेलर को आफ्टर प्रॉफिट ऐड करके, उसका 10% होता है ये, ठीक है। हद से हद कंज्यूमर को, ठीक है, मतलब ये जो है 10% इतना जो है वो टैक्स बनता है, लेकिन कंज्यूमर कितना टैक्स कर रहा है पे इतना, ये भी टैक्स गलत बनता है। जो टैक्स बनता है वो 180 रुपए ही बनता है केवल, क्योंकि कॉस्टिंग जो है वो 1800 की ही है, ठीक है। तो टैक्स जो बनता है वो 1800 बनता है, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर जो टैक्स पे कर, मतलब टैक्स जो है वो 180 बनता है, कंज्यूमर जो पे कर रहा है वो पे कर रहा है 444, और कॉस्टिंग क्या पड़ रही है 2244 की, ठीक है। वो कैसे, वो देखो, हमने यहाँ 100 रुपए का जो टैक्स रिसीव किया ना मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से, होलसेलर को कॉस्टिंग कितनी पड़ी 1100। अब जो टैक्स होलसेलर ने पे किया उसको इंक्लूड प्लस 300 इंक्लूड उसका प्रॉफिट 1400, तो मतलब कि 100 रुपए का टैक्स का भी वो 10% प्रॉफिट ले रहा है। तो ये कोई बात थोड़ी है। हम लोग, मतलब बुरा नहीं मानना, हम लोग पागल ही बन रहे थे, हमारा फुद्दू निकाला जा रहा था और उसमें मैं भी था, ठीक है। गवर्नमेंट ने अब क्या किया, इसको हटाने के लिए वो देख लेते हैं आफ्टर जीएसटी इम्प्लीकेशन। एक मैन्युफैक्चरर था, 1000 रुपए का वही कॉस्टिंग, 100 रुपए का टैक्स पे कर दिया, लाइबिलिटी 100 की बनती है टू बी डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट। मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी बनती है कि वो 100 रुपए जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे टैक्स के, उसने होलसेलर से ले लिए। इनवॉइस टोटल बना 1100 रुपए का। अब यहाँ पे क्या किया कि होलसेलर ने ये 100 रुपए अपने कॉस्टिंग में ऐड नहीं किए, क्योंकि उसे पता था कि जब मैं फर्दर आगे सेल करूंगा ना अपना प्रोडक्ट, तो वो 100 रुपए मेरे अपने आप ही यूटिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। वो कैसे हो जाएंगे, अब होलसेलर ने क्या किया कि ये उसको कॉस्टिंग थी, टैक्स उसने नहीं जोड़ा, 300 अपना प्रॉफिट रखा, 1300 रुपए, 1300 पर उसने 10% टैक्स लिया, दैट इज 130 रुपीज, उसका 10% टैक्स बनता था। लेकिन उसकी लाइबिलिटी कितनी बनती थी, वो बनती थी 30 रुपए, क्योंकि उसने अपनी लाइबिलिटी का 100 रुपए होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पहले ही दे दिया। होलसेलर ने अपनी लाइबिलिटी का 100 रुपए 130 में से पहले ही मैन्युफैक्चरर को दे दिया, तो लाइबिलिटी कितनी बनी 30 रुपए की। वो 30 रुपए की कैसे बनी, 300 रुपए का प्रॉफिट, अब प्रॉफिट पे 10%, जो प्रॉफिट उसने ऐड किया अपने प्रोडक्ट के अंदर उसका 10% देगा सरकार को, तो वो कितना बना 30 रुपए, वो 30 रुपए की लाइबिलिटी बनी। टोटल कॉस्टिंग इज 1430 रुपए, 1430 रुपीज। फिर फर्दर अब रिटेलर ने रिसीव किया इतने का, लेकिन कॉस्टिंग जो है वो पड़ रही थी इतने की। अब उसने अपना 500 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया, 1300 प्लस 500 1800 1800, उस पर 10% टैक्स 180 बनता है, ठीक है। लेकिन उसकी लाइबिलिटी 50 बनती है, क्योंकि रिटेलर ने जब ये रिसीव किया प्रोडक्ट 130 रुपए 130 रुपीज ऑलरेडी वो पे कर चुका था, उसकी लाइबिलिटी 130 से कम हो जाएगी। 500 रुपए जो उसने ऐड किए अपने प्रॉफिट के, वो 500 रुपए का 10% 50 रुपीज उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वो सरकार को पे करे। तो मतलब कि देखा जाए जो कंज्यूमर को एंड जो प्रोडक्ट पड़ा वो 1980 रुपीज का पड़ा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, आप लोग बहुत सस्ते में सामान खरीद के ले आए जीएसटी के बाद। पेरेंट्स हमारे बहुत महंगा खरीद रहे थे, मैं भी महंगा खरीद रहा था, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये हमारा फायदा हुआ आफ्टर जीएसटी इम्प्लीकेशन। इसमें एक पॉइंट आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमारी ये 100 रुपए की 100 की ये जो जितना भी हमारा इनपुट बनता है ना, जैसे इसने जो होलसेलर है इसने 100 का जो अपना माइनस कर दिया यहाँ से टैक्स जो है, क्योंकि वो उसको मिल जाएगा इनपुट में। फिर जो रिटेलर है उसने अपना माइनस कर दिया यहाँ से, क्योंकि भाई ले तो वो ज्यादा सकता था लेकिन उसने कम लिए, क्योंकि उसको पता है कि इनपुट मिल जाएगा जो उसने बाकी जो टैक्स पे किया हुआ है। तो वो सब कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट में मिल जाता है। वो कैसे मिलता है ये, तो वो हम लोग कैसे करेंगे अपनी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सेट ऑफ रूल्स। अब देखो सेट ऑफ रूल्स ना जीएसटी से पहले भी थे और जीएसटी के बाद भी थे, और जीएसटी के टाइम पर ही सेट ऑफ रूल्स जो है वो दो उसमें चेंजेस हुए हैं, ठीक है। मतलब 2 बार हुए हैं। जैसे 2017 में जीएसटी आया तब सेट ऑफ रूल्स आया था,
फिर उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी जिसकी वजह से सेट ऑफ रूल्स 2019 में दोबारा इम्प्लीकेशन किया गया। तो पहले एक बार समझ लेते हैं जीएसटी से पहले क्या सेट ऑफ रूल्स था। अब मैंने जैसे बताया जीएसटी से पहले हमारे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। सर्विस टैक्स होता था, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, और बहुत सारे जितने भी जो भी टैक्सेस होते थे, ठीक है, उनका सबका एक अलग अलग सेक्शन होता था। अब भाई सर्विसेज टैक्स में जितना आपने रिसीव किया, जितना पे किया, उसका अलग इनपुट, एक्साइज में जितना पे किया, जितना रिसीव किया, उसका अलग इनपुट, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपने एंटरटेनमेंट टैक्स में जितना पे किया, जितना रिसीव किया, उसका अलग इनपुट। तो अब जो इनपुट होता है, जैसे सर्विस टैक्स का एक इनपुट है 100 रुपए का, तो सर्विस टैक्स के ही आउटपुट से यूटिलाइज होगा। एंटरटेनमेंट टैक्स की उससे मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स के आउटपुट से यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो ऐसे ना क्या होता था कि आईटीसी खड़ा रह जाता था, या इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगों को खड़ा रह जाता था, जिसकी वजह से वो टैक्स जो है वो कस्टमर से लेने लग गए थे, क्योंकि उनको पता था कि यार वो इनपुट टैक्स जो है वो वहां पे पड़ा रहता है गवर्नमेंट के पास, वो यूज कभी हो कभी ना हो ऐसे ही रहता है। तो इसलिए वो सब कुछ हमारा डबल टैक्सेशन सिस्टम वगैरह वो सब चलने लग गया था। लेकिन जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ कि जीएसटी के आने के बाद हमारे सारे टैक्सेस जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सारे एक टैक्स में घुस गए, दैट इज जीएसटी। उसमें कंपोनेंट्स बन गए बस, लेकिन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी के अंदर चले गए। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, जो हमारा जीएसटी के टाइम के जो हमारा सेट ऑफ रूल्स आया, यानी 2017 में जो हमारा सेट ऑफ रूल्स आया, उसके अंदर 3 चीजें हैं समझो। आईजीएसटी का जो पैसा है वो आईजीएसटी से यूटिलाइज होगा सबसे पहले, फिर उसमें से जो बचेगा फिर सीजीएसटी, फिर अगर उसमें से भी जो बचा वो एसजीएसटी, ठीक है। लेकिन जब 2017 में जीएसटी आया था तब कैसे इम्प्लीकेशन होता था इसका वो देखते हैं। आईजीएसटी का जो आउट लाइबिलिटी बनती है हमारी पे करने की, दैट इज 500, क्रेडिट पड़ा है हमारे पास 2000 का। सीजीएसटी का जो लाइबिलिटी बनती है पे करने की वो 1000, क्रेडिट पड़ा है हमारे पास 150 का। एसजीएसटी की लाइबिलिटी बनती है 1000, क्रेडिट पड़ा है हमारे पास 150 रुपीज का। तो आईजीएसटी का पैसा सबसे पहले आईजीएसटी से पे करेंगे, 2000 का क्रेडिट पड़ा है, 500 की लाइबिलिटी बनती है, हमने 500 रुपए आईजीएसटी से पे कर दिए। अब हमारा पैसा बचा 150, मतलब 1500 रुपीज, 1500 रुपीज हमारा जो बचा है। लेकिन जो सेट ऑफ रूल्स आए थे 2017 के टाइम पर, उसमें ये था कि सबसे पहले सीजीएसटी का पैसा सीजीएसटी में यूज करो, फिर अगर जरूरत पड़ती है तो आईजीएसटी का पैसा यूज करो। तो सीजीएसटी का जो पैसा हमारे पास क्रेडिट में पड़ा है वो 150 है, लाइबिलिटी हमारी 1000 की बनती है, 850 की लाइबिलिटी हमारी अभी भी बनती है। लेकिन हमें पता है जीएसटी का पैसा हमारे पास 1500 रुपीज अभी रिमेनिंग बचा हुआ है, तो 850 हमने वहां से यूज कर लिए। तो आईजीएसटी यूज कंप्लीट, सीजीएसटी कंप्लीट। एसजीएसटी की बारी है, एसजीएसटी की लाइबिलिटी भी 1000 है। अब वो 1000 कैसे है, इसकी लाइबिलिटी अगर 1000 है ना तो इसकी लाइबिलिटी भी 1000 होगी, कि दोनों एक साथ लगते हैं, अलग अलग लगते हैं। आईजीएसटी की लाइबिलिटी और सीजीएसटी एसजीएसटी की लाइबिलिटी में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एसजीएसटी और सीजीएसटी की लाइबिलिटी और क्रेडिट अवेलेबल में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वली डिवाइडेड रहते हैं। तो यहाँ भी 150 रुपीज पड़ा हुआ है, तो हमने 150 रुपीज पहले एसजीएसटी से यूटिलाइज कर दिया। अब हमारे पास जो पैसा पड़ा है जीएसटी का, हमने 500 रुपए यहाँ यूटिलाइज कर दिए, 850 यहाँ, 500 प्लस 850 1350, 650 रुपीज हमारे पास बचे हैं, वो हमने यूटिलाइज कर दिए। टोटल लाइबिलिटी 100 की थी, 1000 रुपीज की थी, 150 प्लस 650 इज 800, 200 का हमारा जो है वो अभी हमारी लाइबिलिटी खड़ी है, जो हम कैश में पे करेंगे। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या है कि आप लोग 100% अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर सकते, ठीक है। अपने इनपुट से आपको 1% पैसा तो देना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास सफिशिएंट लाइबिलिटी मतलब सफिशिएंट क्रेडिट अवेलेबल हो कि आपकी पूरी लाइबिलिटी वहां पे 0 हो जाएगी, लेकिन आपको 1% का पैसा आपको कैश में पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। 99% आप सिर्फ क्रेडिट ले सकते हो। अगला आ जाओ, अब इसमें क्या हुआ, सिनेरियो चेंज हो गए। अब हमारे भाई कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगे होंगे। अभी तो चलो आपके पास 2000 रुपीज पड़ा हुआ था जीएसटी का पैसा, तो आपने पूरा यूटिलाइज कर दिया, आपका 100 रुपीज जो है वो पूरा, मतलब जो 200 रुपीज है वो आपका कैश पे करना बच गया। अगर मान लो यही जीएसटी का पैसा कम होता, ठीक है, तो क्या करते हैं नए सिनेरियोस में क्या हुआ कि अब हमें उन्होंने 3 टर्म्स दे दी कि आईजीएसटी का पैसा कंप्लीटली सीजीएसटी में पहले सेट ऑफ कर दो, ठीक है। दूसरी टर्म
SGST में कर दो, तीसरी टर्म इक्वली कर दो, इक्वल प्रोपोर्शन में। वो कैसे कैसे भाई, 500 का हमारे पास पड़ा लाइबिलिटी बनती है, 2000 का क्रेडिट पड़ा हुआ है, हमने 500 रुपए IGST में पहले तो यूटिलाइज कर दिया, क्योंकि सबसे पहले IGST का पैसा IGST में यूटिलाइज होगा, फिर CGST की बारी आती है। CGST में 1000 रुपए की लाइबिलिटी, 150 रुपीज का क्रेडिट अवेलेबल, तो हमने पहले पूरा IGST का पैसा यहाँ देखो यूज कर लिया। ऊपर वाले में क्या कर रहे थे, 150 रुपीज CGST का यूज कर रहे थे, ठीक है, ये भी GST के टाइम पर ही है, लेकिन 150 पहले CGST का यूज करना है, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो IGST का। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, पूरा पैसा IGST का यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट कितना अवेलेबल हो गया, 150 रुपए। ये इसके साथ यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। CGST का जो क्रेडिट होगा वो CGST से यूटिलाइज होगा, SGST का क्रेडिट SGST से यूटिलाइज होगा, लेकिन IGST का क्रेडिट हम लोग SGST और CGST से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अब हमारा IGST का पैसा पूरा यहाँ 1000 हो गया, यहाँ हमारा 500। अब हमारे पास 500 और बच रहे हैं IGST के, वो हमने SGST में यहाँ यूटिलाइज कर दिए, ठीक है। देखा जाए तो बात एक ही आएगी, 200 हमारा यहाँ बैलेंस पे करना बचता है, यहाँ पे भी हमारा 200 ही दिख रहा है यूट्यूब में, लेकिन हमें पे यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 350 रुपीज, क्योंकि ये जो बैलेंस क्रेडिट अवेलेबल है ये इससे यूटिलाइज नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो उसको यूटिलाइज, ठीक है, अपने पैसे को। दूसरा, पूरा पैसा आपने SGST में दे दिया तो वही चीज चेंज हो जाएगी, बस जो अमाउंट यहाँ पे 350 का यहाँ बचता था वो यहाँ चला जाएगा, क्योंकि CGST से मतलब IGST से SGST का पूरा पैसा हम लोग भर रहे हैं। तो वही सब कुछ 500 पहले IGST से दे दिया, फिर पूरा 1000 रुपए का IGST से हमने SGST को यूटिलाइज कर दिया, SGST का 150 रुपीज क्रेडिट में चला गया, यहाँ पे अवेलेबल बचा हुआ है, लेकिन यूज नहीं कर सकते हम। यही अगर मान लो क्रेडिट अवेलेबल होता है IGST का और यहाँ पे हमें पैसा देना होता है SGST में 1000 रुपए, और यहाँ क्रेडिट अवेलेबल होता 500 का, तो 500 हम यूज कर देते, 500 की लाइबिलिटी बचती पे करने की, ठीक है। लेकिन इन दोनों का पैसा आपस में यूज नहीं हो सकता, एक दूसरे से यूज ना करके ये खुद से ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन में देखो क्या होता है, 500 की लाइबिलिटी, 2000 रुपीज अवेलेबल, 500 रुपीज हमने क्रेडिट अवेलेबल में से उसको हटा दिया, मतलब कि यूटिलाइज कर दिया। हमारे पास ना बैलेंस पेड इन कैश बचता है IGST में, ना बैलेंस क्रेडिट अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि IGST का सारा पैसा हम CGST में यूज कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ लाइबिलिटी कम होती, यहाँ लाइबिलिटी 1000 की जगह 100 होती, और यहाँ पे क्रेडिट 0 होता, यहाँ पे क्रेडिट 0 होता, यहाँ भी 100 होती, तो हमारा IGST का पैसा बच जाता, वो यहाँ पे चला जाता, फिर वो फर्दर दूसरे साल में यूटिलाइज हो जाता। अब हम लोग क्रेडिट जो कर रहे हैं यूटिलाइज वो इक्वल प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, ठीक है। तो IGST जो CGST का पैसा है, अब देखो कैसे यूटिलाइज करेंगे, 750 रुपीज फ्रॉम IGST, 750 रुपीज फ्रॉम CGST, मतलब IGST टू SGST, मतलब कि 750 रुपए CGST में कर रहे हैं और 750 रुपए ही SGST में कर रहे हैं। अब इक्वली प्रोपोर्शन में डाल दे, क्योंकि हमने 500 रुपए IGST के पे कर दिए, 1500 रुपीज हमारे बचते हैं, डिवाइडेड बाय 2, 750 तो हमने कर दिया। अब 150 तो उसका भी यूज कर दिया, 750 इसका यूज कर दिया, 150 प्लस 750 900, 1000 बचे, 100 रुपए बचते हैं पेड इन कैश। ऐसे इसमें 750 प्लस 150 900, ठीक है, और बैलेंस कितना बचता है पेड इन कैश 200 रुपीज, ठीक है। तो बात वही पड़ी, बस इसमें यह है कि आपको बैलेंस इन कैश बचता है 350, क्योंकि आप इसका जो 150 रुपए क्रेडिट अवेलेबल है उससे यूज नहीं कर सकते। तो एक बेस्ट मेथड आपका ये रहता है कि आपने जो है वो अच्छे से यूटिलाइज किया पैसे को, बिल्कुल सोच समझ के, कि आपने सारा का सारा क्रेडिट भी अवेल कर लिया, और जो बैलेंस कैश में पेड करने को बचता है वो कम बचता है। इसमें क्या बच रहा है, इसमें क्रेडिट तो दिख रहा है आपको, लेकिन वो तब अगले साल होगा, ठीक है। बेहतर ये रहता है कि इसको यूज करो और अपना यूटिलाइज करके जितना बैलेंस बचता है उसको कैश करके अपने अकाउंट सेटल करो, ठीक है। इसमें भी आपको 350 देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं सेट ऑफ रूल्स जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर हम लोग ले लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डबल टैक्सेशन क्यों होता था, क्योंकि भाई वहां पे कुछ नहीं पता होता था कि हमारा जो इनपुट पड़ा हुआ है इन टैक्सेस का वो कब यूटिलाइज होगा। इसमें होता है कि सारे के सारे टैक्सेस
जो है वो कंबाइंड है, तो कोई भी टैक्स का हमारा कोई भी इनपुट बचता है वो एक ही में जाना है जीएसटी के अंदर, वो हमारा यूटिलाइज हो ही जाएगा। अब इसके बचते हैं न्यूमेरिकल्स हम इस बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं, क्योंकि इसमें मैं जनरल एंट्री पास करूंगी। सबसे पहले जनरल एंट्री पास करना सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग ये इलस्ट्रेशन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच। कॉन्सेंट्रेट से पढ़ो, बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़ो, रिपीट करके देखो वीडियोस। अगर ना समझ में आए, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो मिल जाएगा आपको उसके पूरी पीडीएफ का। कोई भी डाउट्स आते हैं इंस्टाग्राम पर मेरे चैनल को फॉलो करो, वहां पे आप पूछ सकते हैं, और यूट्यूब के कमेंट्स में भी उसको डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।